नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त को शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? इनमें से कौन से क्षेत्र से वो संबंधित थे? ठीक है, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजनीति। ठीक है, प्रसिद्ध राजनेता थे शिवाजीराव और अभी रिसेंटली 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1985 से 1986 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इन पर एक आरोप लगा था, इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने अपनी बेटी और उसकी दोस्त की मदद करने के लिए एमडी परीक्षा के नतीजों से छेड़छाड़ की थी, जो कि 1985 में जो परीक्षा हुई थी उसमें। तो उसके बाद जब इन पर आरोप लगा तो उन्होंने जो है उसके बाद मुख्यमंत्री का पद जो है छोड़ दिया था, मुख्य त्याग पत्र दे दिया था और अब जो है इनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की अगर हम बात करें तो टडोबा नेशनल पार्क जो है आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। चंदौली नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसी तरीके से गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। तो ये सभी चीज़ें जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं और यहाँ पर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता थे। यहाँ पर से अगर मैं मैप में अगर आपको दिखाऊं महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र है और इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ लगती है, गोवा के साथ लगती है और साथ ही साथ गुजरात के साथ भी महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? जल निश्चय योजना, किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बिहार। बिहार की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में जो है प्रस्तुत करने का फैसला किया गया है और इस योजना को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि G20 देशों का जो सम्मेलन है वो 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाला है। तो जो ये बैठक होगी इसमें जो बिहार की जो जल निश्चय योजना है, जिसके तहत घर घर तक जो है नल का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अब तो केंद्र सरकार ने लगभग सभी राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया है। तो ये जो योजना है बिहार सरकार ने बहुत उम्दा काम किया है इस क्षेत्र में। तो इसके जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि चर्चा होगी इस योजना के ऊपर। ठीक है, कि किस तरीके से ये योजना लोगों के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है ये। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल हैं वर्तमान में फागू चौहान। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेगा। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य भी आपको बिहार में ही मिलता है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार में स्थित है। साथ ही साथ कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो बहुत पूछे जाते हैं ये। अगर आपसे पूछा जाता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर से अगर आपको बिहार दिखाएं तो यहाँ पर से बिहार की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, साथ ही साथ झारखंड से लगती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड और बिहार पहले एक ही राज्य हुआ करते थे और जब बाद में इनका विभाजन हुआ तो झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भी जो है बिहार से लगा हुआ है और साथ ही साथ नेपाल की सीमा भी बिहार से स्पर्श होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अगस्त 2020 में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। इब्राहिम अलकाजी ये प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार यानी कि थिएटर आर्टिस्ट और शिक्षाविद थे। तो यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 1940 से 1950 के दौरान मुंबई के सबसे चर्चित आर्टिस्टों में से एक थे ये, थिएटर आर्टिस्टों में से एक। तो काफ़ी फेमस रहे ये 1940-1950 के दशक के दरमियान। याद रखिएगा कि 15 साल तक ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में निदेशक के पद पे रहे और वह ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को इतने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी।
ठीक है। तो इनके पास एक रिकॉर्ड भी है कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक रहने वाले, मतलब सबसे लंबे टाइम तक निदेशक रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। इब्राहिम अलकाजी इनका नाम था, ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। अभी इस महीने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकमान्य तिलक के 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पे किया गया था। उनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को मुंबई में, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक ने एक बहुत फेमस नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये नारा किसने दिया था, तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं आप, लोकमान्य तिलक ने दिया था। और इन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पे, 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पे एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया था इस थीम के साथ, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत, ये थीम थी इस वेबिनार की। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में किस देश के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन हुमे का निधन हो गया। अभी रिसेंटली जॉन हुमे का निधन हो गया। ये किस देश के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि आयरलैंड। अभी रिसेंटली आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन हुमे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1968 में नागरिक संशोधन आंदोलन के दौरान इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। जिस वक्त नागरिक अधिकारों को लेकर जो है आयरलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो उस वक्त जो है इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस मिली, जो है ये फेमस हुए थे इस आंदोलन के दरमियान, क्योंकि इन्होंने नागरिक अधिकारों से संबंधित कई मुद्दों के ऊपर बात की थी और लोगों को जो भड़क गए थे उनको समझाने का भी काम किया था, ठीक है। और इसी काम के लिए इनको बाद में 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1998 में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगर मैं आपको आयरलैंड ले चलूँ तो ये अपना इंडिया है, और अगर आप यहाँ से ऊपर देखेंगे ये पड़ता है आयरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बगल में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विशेष कोड टू विन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। विशेष कोड टू विन, इसके राइटर कौन है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ये वाला है, यानी कि निरुपमा यादव। निरुपमा यादव की ये पुस्तक है और इस पुस्तक को ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। ये इसका फर्स्ट लुक आ चुका है और 29 अगस्त को ये आपको राष्ट्रीय खेल दिवस के बाद, मतलब जो है आपको मार्केट में भी मिलने लगेगी, ठीक है, 29 अगस्त के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। वाराणसी के रहने वाले भृगुवंशी 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे और इन्हीं के ऊपर इस पुस्तक को पूरा लिखा गया है। और इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है निरुपमा यादव। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अगस्त 2020 में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो अभी रिसेंटली बीसीसीआई ने एक फ़ैसला दिया है जिसके तहत अगर कोई खिलाड़ी अपनी उम्र गलत बताता है तो उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है। सज़ा के तौर पर मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो 2 साल तक वो कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा, ठीक है। तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि अगस्त 2020 में पाकिस्तानी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने न्याय मित्र नियुक्त किए हैं। कुलभूषण जाधव मामले में कितने न्याय मित्र नियुक्त किए हैं पाकिस्तान की कोर्ट ने अभी रिसेंटली। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 3। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के मामले में 3 न्यायालय मित्र नियुक्त करने का जो है फैसला किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को ये आदेश दिया है कि आप जो कुलभूषण जाधव हैं उनके लिए वकील नियुक्त करने के लिए जो है भारत को मतलब एक मौका दें कि वो कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त कर सकें, ठीक है। तो जो ये 3 न्यायालय मित्र है इनका काम ये होगा कि न्यायालय को परामर्श देते हैं किसी भी मतलब जिस चीज़ के लिए इनको नियुक्त किया गया। जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में इनकी नियुक्ति की गई है, तो ये कुलभूषण जाधव के मामले से संबंधित जो मतलब पूरे केस की जो स्टडी करेंगे उसके बाद में जो है न्यायालय को अवगत कराएंगे, ठीक है। तो 3 न्यायालय मित्र जो है
नियुक्त किए हैं पाकिस्तान की कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के मामले में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मार्क फिलिप्स अभी रिसेंटली गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। ये गुयाना के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और अब जो है फाइनली ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मार्क फिलिप्स। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान होना चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये चीज़ याद रखिएगा। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो इनकी भी जो राष्ट्रपति है उनका नाम भी आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर से अगर हम मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर पड़ता है गुयाना, ठीक है। ये गुयाना पड़ता है, ये अफ्रीकीय महाद्वीप है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये छोटा सा कोने में ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो पड़ता है ये गुयाना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि हाल ही में विलियम इंग्लिश का निधन हो गया, वे किसके सह निर्माता थे। विलियम इंग्लिश का अभी रिसेंटली निधन हो गया है, वो सह निर्माता थे कंप्यूटर माउस के। जो माउस होता है ना, उसी के जो है इनको को फाउंडर इनको माना जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, विलियम इंग्लिश का नाम आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंजलवर्ट के साथ मिलकर इन्होंने माउस विकसित करने में मदद की थी। 1963 में इन्होंने डगलस के स्केचेस का उपयोग करते हुए एक लकड़ी का एक माउस बनाया था और अभी जो है रिसेंटली इनका निधन हो गया है। नाम है इनका विलियम इंग्लिश, ठीक है। कंप्यूटर माउस के सह निर्माता हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में। तो यहाँ पर से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर से बताऊँगा अभी आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप बेसिकली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करा रहा है कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के छात्रों को। दादर और नगर हवेली और तथा दमन और दीव के जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर से एक मैं लास्ट वाला जो पॉइंट आपको बता दूँ, ये ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली के साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया गया था। यानी कि पहले दमन और दीव और जो दादरा और नगर हवेली हैं ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनको मिला दिया गया है और इनको पूरा नाम दिया गया है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ये पूरा नाम जो है मतलब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेशों का। 26 जनवरी 2020 से जो ये सरकार ने मतलब जो नया प्रावधान निकाला था उसमें उसके बाद जो है इसका मिलान हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको इन केस अगर ऑप्शन में पूरा एक साथ दे दिया जाता है तो आप समझ जाइएगा क्योंकि ये एक ही जो है ये एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की कि अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया। थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन अभी रिसेंटली कहाँ पर किया गया है। तो अभी रिसेंटली स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, मिज़ोरम में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। इसका उद्देश्य राज्य में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान होना चाहिए ये मिज़ोरम में स्थित है। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ मिज़ोरम, तो यहाँ पर आप मिज़ोरम देख सकते हैं जिसकी सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ साथ त्रिपुरा से। इसके अलावा इसकी सीमा असम से लगती है और मणिपुर से भी लगी हुई है और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये म्यांमार है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि जुलाई 2020 में अमला शंकर का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। अमला शंकर ये प्रसिद्ध डांसर और कोरियोग्राफर थे। 101 साल की आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 2011 में इनको बंग विभूषण से सम्मानित किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने।
अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, ये कमेंट करके बताइए। और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है वीडियो में। आई होप कि रिकॉर्डिंग में उतना ज़्यादा इरिटेट ना कर रहा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे माहौल में भी काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से बीच बीच में डिस्टर्ब होता है पढ़ते हो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।